नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय व्यवस्थापिका। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में केंद्रीय कार्यपालिका का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक का केंद्रीय कार्यपालिका का विस्तृत वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कौन आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय संघ के कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और दोस्तों अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है। तो दोस्तों राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में दी गई है दोस्तों। और दोस्तों कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तभी हो सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो और संघ और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद का धारण नहीं करता हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति अनुच्छेद 54 में दी गई है। दोस्तों अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से एक निर्वाचन मंडल करेगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस राज्य के विधायक का सर्वाधिक मूल्य है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राज्य के विधायक का सर्वाधिक मूल्य है दोस्तों, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है इसलिए। और दोस्तों सिक्किम के विधायकों का मूल्य सबसे कम है जो कि 7 है। और यूपी के विधायक का मूल्य जो कि 208 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 80 के द्वारा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और दोस्तों अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य को भी मनोनीत करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद द्वारा जारी करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया गया है दोस्तों, बी ऑप्शन। दोस्तों अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस में दिया गया है। तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया गया है दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस में दिया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आपातकाल किस राज्य में लगा था। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपातकाल केरल राज्य में लगा, सर्वप्रथम आपातकाल पंजाब राज्य में लगा था दोस्तों ये 20 जून 1951 को घोषित किया गया था, जो कि 17 अप्रैल 1952 तक का प्रवर्तन में रहा था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो दोस्तों सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था केरल में दोस्तों यहाँ पे 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चलिए दोस्तों अगर आप आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति शासन की सबसे कम अवधि किस राज्य में रही, तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन की सबसे कम अवधि कर्नाटक राज्य में रही, जो कि महज 7 दिन की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन अभी थोड़े दिनों पहले बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, नहीं तो पहले ये 1.5 लाख रुपया हुआ करता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों, तो दोस्तों आपको मालूम होगा निम्न में से नीलम संजीव रेड्डी नामक राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, तो दोस्तों वीवी गिरी के निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल में मृत्यु होने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति थे, तो दोस्तों राष्ट्रपति थे, तो दोस्तों जाकिर हुसैन कार्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है दोस्तों, तो दोस्तों अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है दोस्तों, और अनुच्छेद 64 के अनुसार यह दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और वो अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति निम्न में से किसका सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति अब चूंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए दोस्तों वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी रखनी चाहिए उसको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुल सभापति कौन होता है, तो दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों यह वाला क्वेश्चन बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों, जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री दोस्तों। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन और सहायता परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। और यह दोस्तों अनुच्छेद 74 के तहत किया गया है ऐसा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री ने कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग को मालूम ही होगा दोस्तों, बड़ा जरूरी भी है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। चौधरी चरण सिंह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी दोस्तों, तो दोस्तों अनुच्छेद 74 के तहत के तहत दोस्तों होगी दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, क्योंकि 74 तो दिया ही नहीं कहीं पे, इसलिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन की कुल सदस्य का 15% होगी दोस्तों, यह 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन की, मतलब कि अगर राज्य सरकार है तो विधान परिषद और केंद्र सरकार है तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या की 15% से ज़्यादा नहीं होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो दोस्तों राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा ही की जा सकती है, तो दोस्तों 249 के तहत
आर्टिकल 249 के तहत राष्ट्र सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा ही की जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है? तो दोस्तों अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के सृजन के अधिकार को प्राप्त करती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों इसमें 245 सदस्य हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, यार दो प्रश्न बड़ा सरल है, 6 वर्ष के लिए ही निर्वाचित होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यसभा संसद एक स्थायी सदन है जिसका कभी प्रकटन नहीं हो सकता? तो दोस्तों अनुच्छेद 84 के तहत राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं हो सकता दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व है? तो दोस्तों याला तो बड़ा प्रश्न है, बड़ा सरल प्रश्न है, और दोस्तों ये यूपी पुलिस जैसे एग्जामों में, छोटे एग्जामों में ज़रूर आता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, 31 सीटों में दोस्तों राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी अधिक नहीं हो सकती? तो दोस्तों लोकसभा की सदस्य संख्या 552 से अधिकतम नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों याला भी अगर आप यूपी पुलिस, जेल वार्डर और कांस्टेबल का एग्ज़ाम देंगे तो दोस्तों याला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये सरल भी है और उस लेवल का भी है, उस परीक्षा के लेवल का भी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 80 सीटें हैं। निम्न में से कौन निर्णायक मत दे सकता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष ही है दोस्तों जो निर्णायक मत दे सकता है दोस्तों। निर्णायक मत का मतलब होता है जैसे किसी चर्चा पे बराबर मत हो गए दोस्तों विपक्ष के, तो दोस्तों ये अपना निर्णायक मत देगा, मतलब कि जो है अपना एक मत देगा और उसे जिता देगा किसी एक पक्ष को, ये मतलब होता है इसका। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं रोज़ किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो लाता रहूँगा। और दोस्तों इसे अपने दोस्तों, तैयारी करने वाले दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।